नमस्कार दोस्तों, लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ मेंस जीएस मार्क टेस्ट के इस 15वें वीडियो में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस मार्क टेस्ट में कुल 25 प्रश्नों को हम देखते हैं जो कि जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 में भाग ले रहे हैं तो आपके लिए हमने एक कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाया हुआ है और मुख्य परीक्षा की तैयारी एक ही जगह संपूर्णता से करने के लिए ये कोर्स आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो ROARO लिख करके हमें 9506742546 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए। इससे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको दे दी जाएगी। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो हमेशा की तरह पहला प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री से ही है। किस राजा द्वारा पीलिया से ग्रस्त अवंती के राजा प्रदोत के इलाज हेतु अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा गया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, अनिरुद्ध। तो इसका उत्तर है बी, बिंबिसार। ठीक है, तो हर्यक वंश का बिंबिसार, एक मौर्य वंश में बिंदुसार भी रहे। तो बिंबिसार मगध पर शासन करने वाले प्रथम राजकीय वंश हर्यक वंश का पहला शासक था। इसने वैवाहिक संबंध बनाकर अपनी साम्राज्यवादी नीति को संचालित किया। इसने गिरिब्रज यानी राजगृह को मगध की राजधानी बनाया। इसने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया, उसके राज्य को। और इसने ही अवंती के राजा प्रदोत के पीलिया के इलाज हेतु अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा गया था। जीवक सालवती नामक गणिका का पुत्र था। दूसरे प्रश्न पर हम आ गए हैं। मुगल काल के दौरान कौन सा विदेशी व्यापारी भारत आया था जिसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन का वर्णन किया? तो टर्वेनियर, फ्रांसिस टर्वेनियर इसका उत्तर है। ट्रैवल इन मुगल इंडिया में इसका जिक्र इसने किया तो है। तो फ्रांसीसी यात्री टर्वेनियर ने शाहजहां के मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का वर्णन किया है। इस सिंहासन में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था जिसे बाद में नादिर शाह लेकर के गया और फिर कैसे कैसे वो ब्रिटेन की महारानी के ताज में पहुंच गया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी। तीसरे प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलते हैं? तो कुल 4 तत्व यहाँ पे लिखे गए हैं। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, चक्रवर्ती की संकल्पना, प्रजा कल्याण का दृष्टिकोण और सर्वोच्च अधिकारी शासक। 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी जो है मौर्य साम्राज्य में तत्व विद्यमान थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें मौर्य साम्राज्य के विषय में लिखी गई हैं। मौर्य साम्राज्य में निम्नलिखित तत्व विद्यमान थे, 1, 2, 3, 4 इसे आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न पे। तो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। एक तरफ समाचार पत्र हैं और दूसरी तरफ उसे प्रारंभ करने वाले व्यक्तियों का नाम लिखा गया है। तो इसमें से सबसे प्रसिद्ध अगर मैं कहूं जो मुझे जानकारी है होम रूल लीग आंदोलन को पढ़ते वक्त, तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ समाचार पत्र था। तो बी का अगर 1 है तो आइए देखें। तो बी का 1 केवल और केवल सी में है, तो सी हमारा उत्तर है। आइए यहाँ व्याख्या देखें। तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ का संपादन एनी बेसेंट द्वारा, लीडर मदन मोहन मालवीय और सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। तो सी हमारा इसका उत्तर होगा। 5वें प्रश्न पे आ गए। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाले भारतीय उदारवादी थे? तो कुल 4 ऑप्शन दिया गया है। तेज बहादुर सप्रू, VS श्रीनिवास शास्त्री, MR जयकर और CY चिंतामणि। तो देखिए इसमें से तेज बहादुर सप्रू, BS श्रीनिवास शास्त्री और CY चिंतामणि यानी 1, 2 और 4 और इस हिसाब से बी इसका उत्तर है। आइए व्याख्या देखें।
तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ और इसका उद्घाटन उस समय ब्रिटेन के जो महाराज थे जॉर्ज पंचम उन्होंने किया और इसकी अध्यक्षता उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई। इस सम्मेलन में कुल 79 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें हिंदू महासभा से जयकर और बीएस मुंजे, उदारवादियों से CY चिंतामणि, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी, आगा खां और फजलुल हक ने इसमें भाग लिया। इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। कांग्रेस ने केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? RC मजमूदार, ताराचंद, BD सावरकर, SN सेन। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं, लेकिन पूछा यह जा रहा है कि कौन सरकारी इतिहासकार था, यानी सरकार के कहने पर उन्होंने 1857 के इतिहास पर किताब लिखी। तो इसका उत्तर है D, SN सेन। तो आइए थोड़ा व्याख्या देखें। तो भारत सरकार ने 1956 में सुरेंद्र नाथ सेन को 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को लिखने का दायित्व सौंपा। इस संदर्भ में उनकी लिखी गई पुस्तक 1857 है। SN सेन के अनुसार 1857 का विद्रोह धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, किंतु इसका समापन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। हम 7वें प्रश्न पे आ गए हैं। मंगानियर नामक जनजाति समुदाय किसके लिए विख्यात है? पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल आर्ट्स के लिए, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए, दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए और मध्य भारत में पचककारी परंपरा के लिए। तो देखिए 7th का हमारा उत्तर है B, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए मंगानियर जाति जानी जाती है। तो मंगानियर एक मुस्लिम समुदाय है, ठीक है, जो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में निवास करता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत तथा संदर जिलों में भी ये समुदाय अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। मंगानियर समुदाय अपनी संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान की प्रमुख जनजातियां यहाँ पर दी गई हैं, आप देख सकते हैं। 8वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? भूमि, खनिज, चट्टान, मृदा। निश्चित रूप से आपने उत्तर निकाल लिया होगा। 8 का हमारा उत्तर है C, पेट्रोलॉजी चट्टान के अध्ययन को कहते हैं। तो पेट्रोलॉजी यानी शैल की जियोलॉजी की एक शाखा, इसके अंतर्गत चट्टानों की उत्पत्ति, संगठन, वितरण एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। 9वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो कुल मिलाकर के पूछा यह जा रहा है कि ओशिनिया में कौन सा देश शामिल नहीं है? इंडोनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ए, इंडोनेशिया ओशिनिया में शामिल नहीं है। आइए व्याख्या देखें। तो ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 14 देश हैं, जिन्हें 3 उप समूहों मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एवं पालेनेशिया में विभाजित किया गया है, जबकि इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। 10वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था किस नाम से? दक्षिणी रोडेशिया, गोल्ड कोस्ट, बेल्जियम कांगो और इनमें से कोई नहीं। तो जिम्बाब्वे को पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। तो जिम्बाब्वे पूर्व में एक ब्रिटिश उपनिवेश था जिसे दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ लिखी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। 11वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। तो बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में उच्च लवणता दर्ज की जाती है। क्यों की जाती है, यही प्रश्न है। अरब सागर वाष्पीकरण की उच्च दर तथा स्वच्छ जल का मंद अंतर प्रवाह प्रदर्शित करता है।
अरब सागर में अगभीर यानी उथला जल है, अरब सागर की परिबद्ध भूमि अधिक है और अरब सागर को वर्षा की अधिक प्राप्ति होती है। तो बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में उच्च लवणता अरब सागर वाष्पीकरण की उच्च दर तथा स्वच्छ जल का मंद अंतर प्रवाह प्रदर्शित करता है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। आइए थोड़ा व्याख्या देख लिया जाए। तो सागरीय जल में घुले हुए पदार्थों के भार एवं सागरीय जल के भार के बीच अनुपात लवणता कहलाता है। इसे ग्राम प्रति 1000 ग्राम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वाष्पीकरण की अधिकता तथा स्वच्छ जल के मंद प्रवाह के कारण अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में उच्च लवणता दर्ज की गई है और बंगाल की खाड़ी में अनेकों नदियां अपना जल गिराती हैं। सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। अब आ गए हम 12वें प्रश्न पे। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का मामला हाल ही में चला, तो उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। अमेरिकी राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। 2 कथन है। अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का मुखिया होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है। तो पूछा यह जा रहा है कि इसमें से क्या सही है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का मुखिया होता है, यह सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं बल्कि 4 वर्ष का होता है और इसलिए यह गलत है। तो ए इसका उत्तर है केवल 1। यहां पर एक बात समझ लीजिए कि भारत में भारत राज्य का जो मुखिया होता है वो होता है राष्ट्रपति और भारत के सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, यानी 2 लोग इस पोस्ट को होल्ड करते हैं। अमेरिका में एक ही व्यक्ति दोनों पोस्ट को होल्ड करता है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिकी राज्य का प्रमुख है ही, इसके साथ साथ अमेरिकी सरकार का भी वो मुखिया होता है। ठीक है, तो अमेरिका में राष्ट्रपति शासन वाली सरकार है, मतलब राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार है। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का मुखिया होता है और राष्ट्रपति 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है। 13वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। भारतीय संविधान में पंचायती राज संबंधी अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक किए गए हैं। पंचायतों के वित्त पोषण के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। पूछा आपसे यह जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो पंचायतों से संबंधित प्रावधान 243 से लेकर के 243 ओ तक किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों के राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रवर्तन के 1 वर्ष की अवधि में यथाशीघ्र और इसके पश्चात प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्यों सहित एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। 14वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन है। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों के लिए राज्य विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। तो पहला सेंटेंस जो ये कहता है कि भारतीय संविधान में के किसी भी अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख नहीं किया गया, असल में ये गलत है। 368 में तो संविधान संशोधन का ही उल्लेख है। भारतीय संविधान में राज्यों के लिए राज्य विधान परिषद के गठन का प्रावधान है, बिल्कुल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, बिल्कुल है। तो इस प्रकार से 2 और 3 सही हैं। तो 14 का हमारा बी उत्तर है। आइए व्याख्या देखें। तो संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो कोई भी राज्य विधानसभा जो कि अपने राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना चाहती है, उसे करना यह होगा कि विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद को भेजना होता है। अगर इसमें जान लीजिए कि राज्यों में विधान परिषद के गठन का आखिरी अधिकार संसद के पास है, तो ये अगर 2/3 बहुमत
से प्रस्ताव पारित करके भेज भी दे किसी राज्य की विधान सभा, तो भी विधान परिषद बनेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये अधिकार संसद के पास है। और अगर ये चाहते हैं, संसद चाहती है कि नहीं बने, तो क्या करेंगे, तत्पश्चात अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा से साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देगी, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा और विधान परिषद का गठन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखिए यह अधिकारिता संसद के पास है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, जिसमें 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है। एक्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए, इंटरफेरोन के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए, एंटीबायोटिकों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए, एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। तो ये हमारा इसमें उत्तर होगा। आइए व्याख्या देखें। तो यहां पर व्याख्या लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। 16वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। क्षारक के संदर्भ में 2 कथन दिया गया है। क्षारक विद्युत के कुचालक होते हैं। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब पूछा यह जा रहा है कि इसमें से कौन कौन सही है, तो 16 का बी, केवल 2 ही सही है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो यहां पर बहुत विस्तार में लिखा हुआ है, इसकी अंतिम लाइन को हम लेंगे तो क्षारक विद्युत के कुचालक नहीं चालक होते हैं। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो ये सारी चीजें। 17वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन है। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य आंत फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होता है। इनमें से सही कथन बताना है। तो सी 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही हैं। तो यहां पर व्याख्या लिखी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप टीम को किस खोज के लिए ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार दिया गया है? नए बाइनरी स्टार सिस्टम की खोज, नए ग्रह की खोज, चंद्रमा पर पानी की खोज और ब्लैक होल की छवि का निर्माण। तो यही इसका उत्तर है। आइए व्याख्या देखें। तो 10 अप्रैल 2019 को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप टीम द्वारा मैसियर 87 नाम की आकाशगंगा में स्थित ब्लैक होल की छवि प्रकाशित की गई थी। 5 सितंबर 2019 को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप टीम को ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स या ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो यह पुरस्कार इस टीम को ब्लैक होल की दुनिया की पहली छवि निर्मित करने के लिए दिया गया। 19वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। ब्लू व्हिप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्लू व्हिप प्रभाव ग्राहकों की मांग में परिवर्तन, मूल्य श्रृंखला के अन्य सदस्यों द्वारा मांगों में घातीय परिवर्तन की ओर ले जाता है। अतिरिक्त तरलता के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि, हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति, मुद्रास्फीति जनित मंदी की एक स्थिति। तो ग्राहकों की मांग में परिवर्तन, मूल्य श्रृंखला के अन्य सदस्यों द्वारा मांगों में घातीय परिवर्तन की ओर ले जाता है। इसी को बुल व्हिप प्रभाव कहते हैं। तो यहां पे लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। चक्रीय बेरोजगारी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 2 ही कथन है। यह बेरोजगारी दीर्घकालिक होती है। यह बेरोजगारी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसमें से सही कथन बताना है। और ये जो है दोनों के दोनों कथन ही गलत हैं। तो बेरोजगारी दीर्घकालिक नहीं होती है और यह विकसित राष्ट्रों में अत्यधिक पाई जाती है, भारत में नहीं। तो बेरोजगार किस व्यक्ति को कहते हैं? पहले तो यही लिखा गया है। बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है।
बेरोजगारी की परिभाषा हर देश में अलग होती है। जैसे अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति को उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती तो उसे बेरोजगार माना जाता है। तो चक्रीय बेरोजगारी क्या है? इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, और जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है तो उत्पादन कम होता है और कम लोगों की जरूरत होती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है और ये विकसित देशों में पाई जाती है। 21वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन है। उच्च सदन के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। पूछा यह जा रहा है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो 1, 2, 3 तीनों के तीनों कथन सही हैं। आइए थोड़ा व्याख्या देख लिया जाए। तो विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या है 100 और ये एक अस्थायी सदन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 है। 403 तो निर्वाचित होते हैं और एक एंग्लो इंडियन जिसे राज्यपाल मनोनीत करता है। हालांकि एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद में यानी लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते थे और कई राज्यों में जो राज्यपाल द्वारा एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में मनोनीत किया जाता था, ये प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। वर्तमान में यहां न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या पर ध्यान दीजिए 160 है। ये जरूरी नहीं है कि 160 लोग होंगे ही, इतने होने चाहिए ये बताया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ लखनऊ में है। 22वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 10 लाख या उससे अधिक की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर निश्चित रूप से इसका उत्तर है 22 का डी। गोरखपुर इसमें शामिल नहीं है। तो यहां पे व्याख्या लिखी गई है। उत्तर प्रदेश के 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले कुल 7 नगर हैं। कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, इलाहाबाद। 10 लाख की आबादी से अधिक जनसंख्या वाले कुल जिले 12 हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में पुलिकली नृत्य का आयोजन किया गया? कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इसका उत्तर है केरल। आइए व्याख्या देखें। तो केरल में ओणम के अवसर पर पुलिकली नृत्य का आयोजन किया गया। मलयाली भाषा में पुली का अर्थ है बाघ एवं कली का अर्थ नृत्य होता है, इसलिए इसे बाघों का नृत्य भी कहा जाता है। कोरोना वायरस के कारण इस बार इसका आयोजन ऑनलाइन ही किया गया। इस लोक कला का मुख्य विषय है बाघों का शिकार, जिसमें कलाकार बाघ और शिकार दोनों का स्वांग करते हैं। 24वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। भारतीय रेल द्वारा कब तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए 20 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? और ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। 25वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। किस देश द्वारा इट आउट टू हेल्प आउट, बहुत अच्छी स्कीम है, योजना शुरू की गई है? अमेरिका, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम। तो डी 25 का उत्तर है। आइए थोड़ा व्याख्या देखें ये क्या योजना है। तो यूनाइटेड किंगडम द्वारा यानी ब्रिटेन द्वारा इट आउट टू हेल्प आउट योजना शुरू की गई है। तो यह एक आर्थिक सुधार उपाय है जिसमें कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन के बाद आतिथ्य व्यवसायों यानी हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस को कारोबार शुरू करने में मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो इसके अंतर्गत सरकार अगस्त महीने में प्रति माह सोमवार से बुधवार तक रेस्तरां में भोजन केवल खाद्य गैर मादक पेय पर 50% की सब्सिडी देगी। तो 10 पाउंड प्रति व्यक्ति ये होगा। और इस योजना में खाना पैक करा के ले जाते हैं तो वो शामिल नहीं होगा, वहां बैठ करके ही खाना होगा। तो इस योजना का उत्साह है ग्राहकों को रेस्टोरेंट में भोजन करने को प्रोत्साहित करना। 500 मिलियन पाउंड इस योजना के लिए खर्च किया जा रहा है।
तो कुल मिलाकर के इस मार्क टेस्ट में हमने 25 प्रश्नों को देखा। अपना स्कोर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो इस हिसाब से इस रिस्पांस जरूर करिएगा। कोई सवाल होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।